नमस्ते भविष्य के शिक्षा अधिकारियों। आज के इस इंटेंस और बेहद महत्वपूर्ण विश्लेषणात्मक बूट कैंप में आपका स्वागत है। ये सेशन खास तौर पर आपके डे 1 टीचिंग एप्टीट्यूड सिलेबस को पूरी तरह से कवर करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो चलिए, बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधे मुद्दे पर आते हैं और आपकी इस हाई स्टेक्स तैयारी को एक सॉलिड स्टार्ट देते हैं। आज का हमारा एजेंडा एकदम क्रिस्प और टू द पॉइंट है। पहले भाग में हम टीचिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बहुत तेजी से समझेंगे। इसके बाद हम ब्लूम के क्लासिफिकेशन पर फोकस करेंगे और फाइनली एक जबरदस्त 15 सवालों के मॉक ड्रिल के जरिए आपकी असली तैयारी को टेस्ट करेंगे। तैयार हैं? तो चलिए अपनी थ्योरी की नींव पक्की करते हैं। एक सख्त एग्जामिनर होने के नाते मैं आपको बता दूं, यहाँ हम फालतू की बातों में नहीं उलझेंगे। हमारा पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ टीचिंग के कोर मैकेनिज्म पर होगा। सबसे पहले एक बात दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए। टीचिंग का मतलब किसी पेन ड्राइव की तरह दिमाग में डेटा ट्रांसफर करना नहीं होता। ये एक बहुत ही गतिशील और पर्पसफुल इंजन है। इसका इकलौता मकसद है स्टूडेंट्स के व्यवहार में, उनके सोचने के तरीके में एक पॉजिटिव और मनचाहा बदलाव लाना। अब ये जो नंबर 3 है ना, इसे रट लीजिए। जॉन डीवी का त्रिध्रुवीय यानी ट्राइपोलर मॉडल। एक सक्सेसफुल टीचिंग प्रोसेस के लिए 3 चीजों का होना बहुत जरूरी है। एक, पढ़ाने वाला यानी टीचर, दूसरा पढ़ने वाला यानी स्टूडेंट, और तीसरा सबसे अहम, आपका सिलेबस या पाठ्यक्रम। इनमें से एक भी मिसिंग हुआ तो पूरा प्रोसेस वहीं ठप हो जाएगा। अब यहाँ स्टूडेंट्स अक्सर एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो टीचिंग को सिर्फ एक साइंस मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सोचिए, क्लास में बच्चों को एक मजेदार कहानी सुनाकर उनका ध्यान खींचना आपकी कला है, लेकिन उसी कहानी को बच्चों के मनोविज्ञान के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप लॉजिकल तरीके से समझाना विज्ञान है। इसे आसानी से याद रखने के लिए मैं आपको 3 अचूक टेक्निक्स देती हूँ। पहला, हमेशा इसे रियल लाइफ से जोड़ के देखें। दूसरा, जो आपने पढ़ा है वो किसी और को बोलकर समझाएं। और तीसरा, एक शॉर्टकट या एक्रोनिम बना लें, जैसे कि कवि। क से कला और वी से विज्ञान। है ना आसान? अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये टीचिंग आखिर स्टूडेंट्स में बदलाव कैसे लाती है। इसके लिए हम एजुकेशन वर्ल्ड के गोल्ड स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क यानी ब्लूम के क्लासिफिकेशन को डिकोड करेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्लूम के इन 3 डोमेन्स को बिल्कुल अलग अलग बॉक्स में रखिए। इसे ऐसे याद रखें: हेड, हार्ट और हैंड्स। संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव डोमेन आपके दिमाग और समझ के लिए है। भावात्मक यानी इफेक्टिव डोमेन आपके दिल, भावनाओं और मूल्यों से जुड़ा है। और मनोगत्यात्मक यानी साइकोमोटर डोमेन आपके फिजिकल और प्रैक्टिकल स्किल्स के लिए है। अगर कोई बच्चा मैथ का मुश्किल सवाल सॉल्व कर रहा है तो वो अपना कॉग्निटिव डोमेन यूज कर रहा है। सिंपल। ऑलराइट, थ्योरी का समय खत्म। अब बारी है एक्शन की। हम एक रैपिड फायर 15 सवालों का मॉक ड्रिल शुरू कर रहे हैं। यहाँ मैं आपको ये भी सिखाऊंगी कि एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त गलत ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट किया जाता है। पूरा फोकस यहाँ रखिएगा। तो पहला सवाल आपकी मेमोरी टेस्ट करने के लिए है। टीचिंग प्रोसेस में कितने ध्रुव होते हैं? याद है, हमने जॉन डीवी के मॉडल की बात की थी। टीचर, स्टूडेंट और सिलेबस। सीधे सीधे गलत ऑप्शंस को हटा दीजिए। सही जवाब है 3। सवाल नंबर 2। यहाँ सवाल में नहीं शब्द पर खास ध्यान दीजिए। एग्जामिनर यहीं फंसाता है। हम जानते हैं कि टीचिंग वक्त और ज़रूरत के हिसाब से लगातार बदलती रहती है, तो जाहिर सी बात है इसे एक स्थिर या स्टैटिक प्रोसेस कहना बिल्कुल गलत होगा, और इसीलिए यही हमारा सही जवाब है। तीसरा सवाल असल में एक शौकिया कैंडिडेट और एक एक्सपर्ट के बीच का फर्क बता देता है। एमसीक्यू में जहां भी केवल शब्द दिखे वहां अलर्ट हो जाइए। सिर्फ जानकारी देना या अच्छे नंबर लाना हमारा मेन टारगेट नहीं है। हमारा अल्टीमेट और प्राइमरी गोल है सीखने वाले के व्यवहार में एक पॉजिटिव और वांछित बदलाव लाना। ये सवाल हमारी थ्योरी को रियल लाइफ से जोड़ता है। सोचिए, एक क्रिकेट कोच ग्राउंड पर सिर्फ बैट घुमाना नहीं सिखाता, वो मैच जीतने की रणनीति समझाता है, जो कि ज्ञान है। वो तकनीक सिखाता है, जो कौशल है, और वो टीम स्पिरिट सिखाता है, जो मूल्य है। ये ज्ञान, कौशल और मूल्यों के समावेशी शिक्षण का एक परफेक्ट उदाहरण है। 5वां सवाल सीधे ब्लूम के क्लासिफिकेशन से है। ज्ञान और समझ का सीधा कनेक्शन हमारे दिमाग से होता है, हमारी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी से होता है। तो बिना किसी डाउट के ये ब्लूम के ढांचे के संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव डोमेन का हिस्सा है।
छठा सवाल शिक्षा के सोशल रोल पर है। आखिर टीचिंग एक सामाजिक प्रक्रिया क्यों है? वो इसलिए क्योंकि यही वो पावरफुल जरिया है जिससे हम अपने समाज के कल्चर, हमारे मूल्यों और हमारी उम्मीदों को अगली पीढ़ी तक ट्रांसफर करते हैं। सातवां सवाल फिर से नेगेटिव फ्रेमिंग वाला है। यहाँ एलिमिनेशन टेक्निक बहुत काम आएगी। देखिए, मॉडर्न एजुकेशन में रोबोट की तरह चीज़ों को रटने की कोई जगह नहीं है। हमारा काम बच्चों में गहरी समझ पैदा करना है, उन्हें रट्टू तोता बनाना नहीं। तो रटने पर जोर देना सही जवाब है, क्योंकि ये हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। सवाल 8। टीचिंग एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है। इसका सीधा सा मतलब है कि क्लासरूम कोई वन वे स्ट्रीट नहीं है जहां सिर्फ टीचर बोले जा रहा है। ये टीचर और स्टूडेंट के बीच लगातार चलने वाला एक टू वे कम्युनिकेशन है, एक एक्टिव डायलॉग है। वापस आते हैं उस आर्ट और साइंस वाले कॉन्सेप्ट पर। मुझे उम्मीद है आपको कवि वाली ट्रिक याद होगी। टीचिंग में टीचर की अपनी पर्सनल क्रिएटिविटी यानी कला भी लगती है और बच्चों की साइकोलॉजी को समझने वाले व्यवस्थित नियम यानी विज्ञान भी लगता है। इसलिए ये इन दोनों का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। सवाल नंबर 10 थोड़ा आगे की सोचता है। शिक्षा का एक बहुत ही क्लियर और बेसिक टारगेट ये भी है कि हम बच्चों को उनके आने वाले कल, उनके करियर और फ्यूचर की प्रैक्टिकल चुनौतियों का डटकर सामना करने के लिए तैयार करें। 11वां सवाल जॉन डीवी के तीसरे पिलर यानी करिकुलम पर है। एक कंपास की तरह ये करिकुलम ही हमें रास्ता दिखाता है। यही तय करता है कि बच्चों को क्या पढ़ाना है, कौन सा स्टडी मटेरियल इस्तेमाल करना है और उन्हें कैसे सीखने के अनुभव देने हैं। इसके बिना तो हम बस हवा में तीर चला रहे होंगे। सवाल 12 में हम फिर से डायनामिक नेचर की बात कर रहे हैं। टीचिंग कभी भी एक जैसी नहीं रहती। जैसे जैसे वक्त बदलता है, सिचुएशंस बदलती हैं और बच्चों की ज़रूरतें बदलती हैं, वैसे वैसे पढ़ाने के तरीके भी इवॉल्व होते रहते हैं। यही तो इसका असली मतलब है। सवाल नंबर 13 एक ट्रिकी सवाल है। क्रिटिकल थिंकिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे कोई याद कर ले। ये एक एडवांस्ड लेवल की दिमागी क्षमता है, एक हुनर है और इसीलिए ये सीधे सीधे कौशल विकसित करने वाले ब्रैकेट में आता है। ये सवाल एक टीचर के रोल को लेकर सारे कंफ्यूजन दूर कर देता है। क्या सिर्फ सिलेबस खत्म करवा देना या बच्चों को चुप बिठाकर रखना काफी है? बिल्कुल नहीं। आपका सबसे बड़ा और असली काम है क्लास में एक ऐसा सेफ और पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना जहां बच्चा खुद ब खुद सीखने के लिए मोटिवेट हो सके। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सवाल पर। टीचिंग हमेशा उद्देश्यपूर्ण होती है क्योंकि ये हवा में नहीं की जाती। इसका एक फिक्स्ड, पहले से तय किया हुआ टारगेट या रिजल्ट होता है जिसे हमें अचीव करना होता है। खैर, इस इंटेंस ड्रिल को सक्सेसफुली पूरा करने के बाद अब आपको खुद से एक बहुत ही सीरियस सवाल पूछना है। आज जो भी आपने यहाँ सीखा, क्या आप सच में उसे कल अपनी क्लासरूम में अप्लाई करने के लिए तैयार हैं? सोचिएगा ज़रूर और हाँ, अपनी इस तैयारी को और भी मजबूत बनाते रहिए।